ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट लेक्चर के बाद सेकंड लेक्चर। ठीक है, सो देखो ये मान लो एक प्लेन मिरर है। ठीक है, ये कोई प्लेन है, इसमें मिरर है, इसके परपेंडिकुलर इसके ऊपर क्या करो कि इस तरह से एक और सरफेस बना दो। समथिंग लाइक क्या बोल सकते हैं, जैसे टेबल टेनिस में क्या होता है, टेबल होता है और टेबल के ऊपर एक नेट लगा होता है। टेबल टेनिस में एक टेबल होता है, टेबल पर एक नेट लगा होता है। अब क्या होता है कि मान लो ये जो है इंसिडेंट रे है, इस प्लेन में ये नॉर्मल है और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक प्लेन में है। देखो इंसिडेंट रे ये जिस एंगल पर आएगा उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होता है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक प्लेन में है और ये प्लेन मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर ठोका हुआ होता है। जैसे इस तरह से ये मान लो क्या है, प्लेन है। कौन सा प्लेन है ये मान लो कि मिरर का प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर ये दूसरा प्लेन है, समझ रहे हो, उसके परपेंडिकुलर ये दूसरा प्लेन। देखो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे। अब इस प्लेन में क्या होता है, ऐसे करके तीन रेज होते हैं। ये तीन रेज जो है इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ये तीन मिलकर एक प्लेन डिफाइन करते हैं और ये प्लेन मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in same plane। इसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो याद रखना मिरर प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइट प्लेन, जो लाइट का प्लेन है। अब समझो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं भाई, कि ये हम मिरर को साइड से दिखाते हैं, इस टाइप से हम मिरर को इस तरह से दिखाते हैं और हम कहते हैं कि ये इस तरह से है और ये इस तरह से। लाइट ऐसे आया, ये नॉर्मल था और ये ऐसे चला गया। ये होता है एंगल आई, ये होता है एंगल आर। ठीक, अगर हम इस लोग को वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं वो देखो। हम कहते हैं, मान लेते हैं कि नॉर्मल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है एन कैप। मान लेते हैं नॉर्मल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है एन कैप, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है ई1 कैप और रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है ई2 कैप। ठीक है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ई1 कैप एक यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है E2 कैप, एन कैप और रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन में है E2 कैप। तो हम यहां लिख सकते हैं, ये बताओ, हम यहां लिख सकते हैं कि ये बताओ E2 कैप क्रॉस एन कैप कितना होगा। E2 कैप क्रॉस एन कैप कितना होगा। E2 कैप को जो एन कैप की तरफ घुमाएंगे तो आएगा 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर है। साइन एन कैप और E2 कैप में एंगल कितना है, एन कैप और E2 कैप में एंगल है R, तो लिख देंगे साइन R। इसके साथ एक वेक्टर मल्टीप्लाई होगा जो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है तुम्हारी तरफ। E2 कैप क्रॉस एन कैप का मतलब है एक वेक्टर जो तुम्हारी तरफ आ रहा होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर और इसको घुमा रहे हो तुम कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, तो तुम्हारी तरफ आएगा राइट हैंड थंब रूल से। तो एक तुम्हारे पास एक आर कैप आएगा, या तुम कह सकते हो इसको तुम डब्ल्यू कैप आएगा। डब्ल्यू कैप क्या है, एक ऐसा वेक्टर जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और आउटवर्ड है। तुम इसको इस तरह से बोल सकते हो, ये आउटवर्ड है। एग्रीड। अब मैं निकालना चाहता हूं E1 कैप क्रॉस एन कैप, तो कितना आएगा। तो जरा देखो E1 कैप और एन कैप में एंगल आई नहीं है। E1 कैप और एन कैप में, या एक काम करता हूं मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, मैं लिखता हूं माइनस एन कैप क्रॉस E1 कैप। ये कितना आएगा बताओ। माइनस एन कैप का मतलब क्या है, ये डायरेक्शन,
माइनस एन कैप का मतलब क्या है, ये डायरेक्शन। इवन कैप का मतलब क्या है, ये डायरेक्शन। और माइनस एन कैप और इवन कैप के बीच में एंगल कितना है जी, आई। एग्रीड? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, आई, साइन आई। और डायरेक्शन क्या होगा बताओ, माइनस एन कैप और इवन कैप को घुमाएंगे, माइनस एन कैप क्रॉस इवन कैप, अगेन सेम डायरेक्शन। तो क्या हम लिख सकते हैं, E2 कैप क्रॉस एन कैप, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अगर आई और आर इक्वल है, इक्वल टू माइनस एन कैप क्रॉस इवन कैप। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, E2 कैप क्रॉस एन कैप, या इसको उलट दो, माइनस को ए क्रॉस बी को कर दो बी क्रॉस ए, और इस माइनस को प्लस कर दो। तो क्या लिख सकते हैं, इवन क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू E2 कैप क्रॉस एन कैप। या क्या हम इसको लिख सकते हैं, इवन कैप माइनस E2 कैप क्रॉस एन कैप इज 0। क्या लिख सकते हैं सर? हाँ सर आपने ये E2 कैप क्रॉस एन कैप और माइनस एन कैप क्रॉस इवन कैप को डायरेक्शन के बेसिस पे इक्वल किया ना? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के बेसिस पे, क्योंकि आई और आर सेम है तो मैग्नीट्यूड भी सेम है, और चूंकि दोनों का तीनों सेम प्लेन में होगा तो डायरेक्शन भी सेम होगा। इस बोर्ड के परपेंडिकुलर तुम्हारी तरफ एंटी क्लॉकवाइज होगा ना। यस सर। इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इवन कैप क्रॉस एन कैप, इवन कैप क्रॉस एन कैप इज E2 कैप क्रॉस एन कैप। जब तुम इस वेक्टर फॉर्म, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, को याद रखना, इवन कैप क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू E2 कैप क्रॉस एन कैप। जब तुम इन दोनों वेक्टर, अगर दो वेक्टर इक्वल हैं, इसका मतलब उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल है। अगर तुम इनके मैग्नीट्यूड को इक्वेट करोगे, अगर तुम इसकी और इसकी मैग्नीट्यूड को सेम करोगे, इक्वेट करोगे, तुमको ये लॉ आएगा, I इक्वल टू आर। और जब तुम इनके डायरेक्शन को इक्वेट करोगे तो तुमको ये लॉ आएगा कि तीनों सेम प्लेन में होंगे। अगर इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है तो एंगल I इक्वल टू एंगल R निकलता है, और अगर इनकी डायरेक्शन को सेम कर दें तो ये निकलता है कि इवन कैप, E2 कैप और N कैप तीनों सेम प्लेन में होंगे। एग्रीड? ठीक है, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। इस पर देखेंगे और, ठीक है, इसको नोट कर लो। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमको कभी किसी क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म में चीजें दी हुई हो, एन कैप, इवन कैप या E2 कैप, और हमसे एंगल पूछे तो क्या हम निकाल सकते हैं? क्या हम लिख सकते हैं E2 कैप या इवन कैप डॉट E2 कैप इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस, ये बता इवन कैप और E2 कैप के बीच में एंगल कितना है? दिस एंगल आई और आई, दो आई है, लेकिन याद रखना दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे डिफाइन करते हैं? पहले दोनों के टेल्स को, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट को सेम करते हैं। सबसे पहले दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट हम सेम करते हैं। अब इसके लिए जहां एक खत्म हो रहा है वहां दूसरा शुरू नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट होना चाहिए। इस तरह जब प्लेस करते हैं तो उसमें जो एंगल कम बनता है 180 से, उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर। तो यहां पे अगर हम जानना चाहते हैं, यहां देखो इवन कैप जहां खत्म हो रहा है, एन कैप वहां स्टार्ट हो रहा है, तो इवन कैप को खींचते हैं यहां से, यहां ले आते हैं। अब जो इसके और इसके बीच में, सॉरी, इवन कैप जहां खत्म हो रहा है, E2 कैप वहां स्टार्ट हो रहा है, तो इसको खींचते हैं, यहां ले आते हैं। तो अब देखो इवन कैप को खींच के यहां ले आए, इवन कैप का स्टार्टिंग पॉइंट और E2 कैप का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ये कहलाएगा दोनों के बीच का एंगल। ये एंगल कितना होगा बताओ? 180 डिग्री माइनस 2i होगा। इसको क्या हम लिख सकते हैं? cos 180 डिग्री माइनस 2i। यहां से तुमको अगर हम इवन कैप और E2 कैप तुमको दे दे,
E1 कैप और E2 कैप किसी क्वेश्चन में दे दें तो तुम निकाल लोगे x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, और ये किसके इक्वल है? माइनस कॉस 2i होगा ना। यहां से तुम i निकाल सकते हो, यहां से तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हो। एग्जाम्पल, मान लो तुमसे ये कहा जाए कि E1 कैप की वैल्यू है 1/√2 टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 3j कैप, और E2 कैप की वैल्यू है 1/√2 टाइम्स ऑफ i कैप माइनस √3j कैप। इंसिडेंट डायरेक्शन में और रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, एक है 1/2 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो देखो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर 1 होता है, और 1/2 का होल स्क्वायर और √3/2 का होल स्क्वायर को सम करोगे 1 होता है। तो दोनों यूनिट वेक्टर है। ये इंसिडेंट डायरेक्शन में दिया है और ये रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन दिया है। पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, ये इंसिडेंट डायरेक्शन में है यूनिट वेक्टर, और ये रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन में। पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, तो क्या लिख दें, हम ऐसा एक डायग्राम बना लेते हैं, ये I है तो ये भी कितना है, I है। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में E1 और E2 के बीच में एंगल क्या होगा बताओ, 180 माइनस 2i। तो हम यहां पे लिख सकते हैं E1 कैप E2 दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 1 into 1 cos 180 डिग्री माइनस 2i होगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट तुम जानते हो, x1 x2 ये हो गया 1/4, x1 x2 1 into 1 1 √3 into माइनस √3 इज इक्वल टू माइनस कॉस 2i होगा। एग्रीड? यहां तक ये कितना आ रहा है, -1/2, तो cos माइनस कॉस 2i किसके इक्वल आ रहा है, -1/2, तो माइनस से माइनस कट गया। 2i किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री होगा ना, 2i 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आएगा ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस टाइप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप डायग्राम बनाइए और डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, ठीक है। सर, हाँ सर ये आपने जो डायरेक्शन करा सर एंटी क्लॉकवाइज, एक बार वो बता दीजिए डायरेक्शन कैसे किया। देखो, जब भी कोई वेक्टर होता है इस तरह से, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, हमेशा दो वेक्टर मिलकर एक प्लेन डिफाइन करेगा। तुम हमेशा दो वेक्टर को एक प्लेन में लिख सकते हो, याद रखना। तुम हमेशा दो वेक्टर को ऐसे रखोगे तो ऐसा कोई ना कोई प्लेन जरूर होगा जिसमें ये दोनों वेक्टर सो जाएगा, रखा जाएगा। दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन डिफाइन करेगा ना। अब तुम्हारा जो थर्ड वेक्टर होगा ए क्रॉस बी, वो इस प्लेन के, जैसे इस बोर्ड के प्लेन में ये दोनों है, तो ए क्रॉस बी का मतलब है ए को बी के तरफ घुमाओ। किस तरह से, पासिंग थ्रू एक्यूट एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच में जो एंगल 180 से कम है। ए क्रॉस बी का मतलब है, ए क्रॉस बी का मतलब है कि ए को घुमाओ बी के तरफ, तो ए को जब बी की तरफ घुमाओगे तो राइट हैंड का जो है फिंगर्स को घुमाओ ऐसे, थंब का डायरेक्शन ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन देगा। ए क्रॉस बी मतलब एंटी क्लॉकवाइज, जहां देखो ए को बी की तरफ घुमाएंगे तो कैसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस डायरेक्शन में होगा, ये बाहर की तरफ होगा। वही अगर बी क्रॉस ए करेंगे, बी को ए की तरफ, तो बी को ए की तरफ का मतलब घुमाना है इसको क्लॉकवाइज, तो इस तरफ घुमाएंगे राइट हैंड को, तो अंदर की तरफ जाएगा। समझ रहे हो? इसको ओमेगा एंड सबका डायरेक्शन को राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। हाँ, राइट हैंड थंब रूल से करते हैं। जब भी किसी पॉलिश मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है, देखो ये पॉलिश मिरर है, सिल्वर्ड किया है और यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है। लाइट इस तरह से आया, ये नॉर्मल था, और ये लाइट इस तरह से चला गया। ये था एंगल आई, ये होता है आर, आर इक्वल टू आई होता है।
स्पीड, लाइट की स्पीड, लाइट की वेवलेंथ और लाइट की फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है, अनचेंज रहती है। बोलो मीडियम बदला नहीं, जिस मीडियम में रिफ्लेक्शन के पहले था उसी मीडियम में रिफ्लेक्शन के बाद, इसलिए स्पीड नहीं बदलेगा। फ्रीक्वेंसी सोर्स का प्रॉपर्टी होता है, वो नहीं बदलेगा, वेवलेंथ नहीं बदलेगा। लेकिन इंटेंसिटी, पावर और एम्पलीट्यूड, वेव की एम्पलीट्यूड, ये सारी डिक्रीज कर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्शन कभी 100% नहीं होता है। इट इज नेवर 100%, नेवर 100% रिफ्लेक्शन। मतलब कहने का मतलब है थोड़ा ना थोड़ा इंटेंसिटी घटता जरूर है, या तो एब्जॉर्ब हो जाता है या ट्रांसमिट हो जाता है, लेकिन घटता जरूर है। यानी अगर ये 10 वाट का लाइट गिरा है तो कभी 10 वाट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, थोड़ा ना थोड़ा एब्जॉर्ब हो ही जाता है, यानी कभी 100% रिफ्लेक्शन नहीं देता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल वर्ड इसीलिए लगा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को छोड़ के कहीं भी कोई फेनोमेना 100% नहीं होता है। तो समझ लो यहां पे ये 100% नहीं करती, यानी इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा, पावर डिक्रीज करेगा। इसलिए आप जब प्लेन मिरर में खुद का इमेज देखेंगे आपको उतना ब्राइट इमेज नहीं दिखेगा जितना आपको TIR में दिखता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बहुत ब्राइट इमेज दिखता है। ठीक है, यानी कि इसमें लॉस होगा। हो सकता है ये 10 वाट है, हो सकता है ये 6 वाट ही रिफ्लेक्ट हो, तो हम क्या कहेंगे 4 वाट एब्जॉर्ब हो गया। ठीक, तीसरा होता है फेज। फेज क्या होता है, फेज जो है वो एंगल होता है। फेज जो होता है एंगल होता है। फेज क्या होता है, हम जब वेव्स पढ़ेंगे तो फेज होता है उसका स्टेटस, उसका एंगल होता है, जो हम लिखते हैं y = a sin kx - ओमेगा t + डेल्टा। ये जो साइन का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं फेज। फेज का ये समझो कि अगर एक वेव का पल्स इस तरह से आ रहा है, अगर एक रस्सी के ऊपर एक वेव इस तरह से आ रहा है, यानी उसका बम्प ऊपर की तरफ ऐसे आ रहा है और वो एक दीवार से टकराता है, तो टकराने के बाद वो पलट जाता है, आता है ऐसे, जाता है ऐसे। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्ट हो जाना। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्ट हो जाना। यानी जो साइन वेव है टकराने के बाद माइनस साइन बन जाएगा, और कॉस वेव है टकराने के बाद क्या बन जाएगा, माइनस कॉस बन जाएगा। अब तुमको पता है कि साइन थीटा प्लस पाई होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। कहने का मतलब यह है फेज में जो चेंज होता है वो कंडीशन बेस्ड होता है। फेज का जो चेंज होता है, फेज चेंज, रिफ्लेक्शन के कारण जो फेज चेंज होता है वो दो टाइप का होता है। या तो पाई का फेज चेंज होता है या जीरो होता है। पाई का फेज चेंज का मतलब है वेव गेट्स इन्वर्टेड। पाई का फेज चेंज का मतलब है वेव गेट्स इन्वर्टेड, और जीरो के फेज चेंज का मतलब है वेव रिमेन्स इरेक्ट, रिमेन्स इरेक्ट। अब इसका मतलब समझो क्या होता है, ये तब होता है जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम जाने के प्रोसेस में रिफ्लेक्ट होता है। इफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड while traveling from rarer to denser medium, रेयर मतलब क्या होता है, स्पीड ज्यादा, डेंसर मतलब क्या होता है, स्पीड कम। ये क्या होता है, इफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड while traveling from denser to rarer medium, denser to rarer medium। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर ये ग्लास का बना है, मान लो ये ग्लास का बना है और यहां पे जो है ये एयर, रिफ्लेक्शन हो गया। एयर में स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, ग्लास में स्पीड कम होती है। यानी ये क्या है, रेयर मीडियम है लाइट के लिए, और ये क्या है, डेंसर मीडियम है। ये रेयर से डेंसर जा रहा था, टकराएगा तो पलट जाएगा, यहां पे एक फेज चेंज आएगा पाई का। और अगर ये उल्टा होता है, ग्लास से जा रहा होता किधर, एयर की तरफ,
ग्लास से जा रहा होता एयर की तरफ, तब अगर रिफ्लेक्ट करता तो कोई फेज चेंज नहीं होता। तो फेज चेंज हो भी सकता और नहीं भी, दो ही पॉसिबिलिटी, या तो फेज चेंज पाई का होगा या जीरो का होगा। पाई का कब होगा? जब लाइट, जब कोई भी वेव, सिर्फ लाइट वेव नहीं, लाइट वेव, साउंड वेव, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, कॉस्मिक वेव, एक्सरे, कुछ भी हो, कोई भी वेव हो, किसी भी टाइप का वेव हो, जब भी वो मीडियम चेंज करता है, तो अगर वो रेयर से, जिसमें उसकी स्पीड ज्यादा है, उससे वो डेंसर में एंटर करने की कोशिश कर रहा है जहां स्पीड कम है, और वहां वो रिफ्लेक्ट होता है, तो उलट के रिफ्लेक्ट होता है, यानी वहां पे फेज में, एंगल में पाई जोड़ देते हैं क्योंकि वो निगेटिव हो जाता है। और अगर वो डेंसर से रेयर जा रहा है जहां उसकी स्पीड बढ़नी है, तब अगर वो रिफ्लेक्ट करता है तो कोई फेज चेंज नहीं होता है। ये कैसे होते हैं सब बाद में बताएंगे, बट अभी मैंने फैक्ट के फॉर्म में इसको दे दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारी क्वांटिटी चेंज होती है। क्या इसका वेलोसिटी बदलेगा? क्या वेव की वेलोसिटी बदलेगी? स्पीड तो नहीं बदला, बट वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंज होता है। क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, सही है। ये जिस डायरेक्शन में जा रहा था इंसिडेंट में, पहले जिस डायरेक्शन में जा रहा था रिफ्लेक्शन के बाद, अब ये दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। पहले इसका ओरिजिनल डायरेक्शन ये था, इसका ओरिजिनल डायरेक्शन ये था, इसका फाइनल डायरेक्शन ये है, इसका इनिशियल डायरेक्शन ये था, इसका फाइनल डायरेक्शन ये है। इस डायरेक्शन को, इनिशियल डायरेक्शन को कितना एंगल से रोटेट करने पे वो फाइनल डायरेक्शन में जाएगा, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। देखो, इनिशियल डायरेक्शन को कितना रोटेट कर दें ताकि वो फाइनल डायरेक्शन बन जाए। बाय व्हाट एंगल इनिशियल वेक्टर, इनिशियल डायरेक्शन वेक्टर मस्ट बी रोटेटेड to get the final direction vector is called angle of deviation। तो यहां हम एंगल ऑफ डेविएशन को डिफाइन करते हैं डेल्टा। क्या होगा बताओ? 180 डिग्री माइनस 2i, सही है? सही है क्या? देखो ये पूरा स्ट्रेट लाइन है यहां से यहां तक, ये i है, ये भी i है, ये i, ये i, तो ये कितना बच गया? एंगल ऑफ, ये कितना बच गया? 180 डिग्री माइनस 2i। यहां इसका सेंस होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे हम इसको क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। इतना एंगल ये घूम गया, कैसे घूम गया जी? देखो इसको कैसे घुमा दिया हमने? एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, इसको हम पाई माइनस 2i भी लिख सकते हैं रेडियन के टर्म में। इसका ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा आएगा देखते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा? जब आई की वैल्यू रखेंगे जीरो, जो आई की वैल्यू रखेंगे जीरो, तो क्या आएगा? 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? आई की वैल्यू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट इस नॉर्मल के अलोंग गिरा और इसी नॉर्मल के अलोंग लौट गया, उसकी ठीक एंटी पैरेलल। आया वर्टिकली डाउन, चला गया वर्टिकली अप, तो डेविएशन कितना होगा? 180 होगा ना। अगर हम यहां आई की वैल्यू डालेंगे सॉरी 90, तो कितना आएगा? स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, समझ गए। आई की वैल्यू डालेंगे 90 तो कितना आएगा? 0। 90 देंगे तो आएगा 0। इसका मतलब क्या है? ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनेगा। अब इसका मतलब क्या है? 90 का मतलब यह है कि हमने इस एंगल को बढ़ाते बढ़ाते 90 कर दिया, तो क्या होगा? ये लगभग इसको टेंजेंशियली गिरेगा। आई 90 मतलब क्या है? लगभग इसको ग्रेज करता हुआ टेंजेंशियली गिरेगा और उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? 0 होगा ना। तो ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन इन ए सिंगल रिफ्लेक्शन। ठीक है, लिखो इसको। अगर फॉर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस डेल्टा नेट इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, सबका सम ले लो। बट यहां ध्यान रखना, टेक साइन इनटू कंसिडरेशन, टेक साइन इनटू कंसिडरेशन। अगर तुमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना है, इस तरह से।
क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लेना। तो तुम इसको कर सकते हो। जैसे तुमसे अगर ये पूछें, ये दो प्लेन मिरर है, ये दो प्लेन मिरर, इनके बीच का एंगल है थीटा, कॉर्नर करके रखा हुआ है, दो प्लेन मिरर जो है इस तरह से रखा हुआ है। तुमसे कहा गया है इस प्लेन में एक इंसिडेंट रे है, प्रूव दैट any incident ray after two successive reflections gets deviated by fixed delta 180 degree minus 2 theta, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा या 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, कुछ तो होता है, ठीक है, सॉरी 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो प्रूव करना है इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बताना है, तो प्रूव करना है कि इस सिस्टम के ऊपर एक लाइट अगर गिरती है किसी भी एंगल पर हो, एक मिनट पे गिरा फिर दूसरे पे गिरा, दो रिफ्लेक्शन के बाद उसका डेविएशन इतना ही आएगा। तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि एक रे यहां गिर गया, किसी भी एक पे गिरा दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक पे गिरा दो। मान लो एक रे इस तरह से गिरा, ये मान लो एंगल है आई, तो क्या होगा, ये आई पे ही क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, करेगा जी। अब ये पहुंचा यहां पर, यहां मान लो एंगल है आर, आर पे ही करेगा रिफ्लेक्ट बैक। तुझे पूछा गया है कि अब ये जो था इनिशियल रे जो था और ये फाइनल रे निकला, दोनों में एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, दोनों में एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, ठीक है। तो कैसे करें, जरा देखो, पहला डेविएशन जब हुआ, ये यहां पे गिरा, इसको जाना था इस तरह से, ये इसका इनिशियल डायरेक्शन था, बट इसको जाना था इस तरह से, चला गया इस तरह से, तो ये इतने से घूम गया। ये कितने से घूम गया जी, ये कितने से घूम गया बताओ, ये घूम गया 180 डिग्री माइनस 2i, सही है, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज हो गया। दूसरी बार क्या हुआ, देखो, दूसरी बार इसको जाना था इस तरह से, ऐसे, ये इसका डायरेक्शन था, बट ये टर्न हो गया इस तरह से। अब कितने से घूम गया ये 180 डिग्री माइनस 2r, सही है ना, सेम डायरेक्शन में। देखो पहले भी घुमा था क्लॉकवाइज, फिर घुमा क्लॉकवाइज, तो बताओ डेल्टा नेट कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2i प्लस 180 डिग्री माइनस 2r, 360 डिग्री माइनस 2 इंटू आई प्लस आर। अब बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं, चूंकि ये एक नॉर्मल था, चूंकि ये एक नॉर्मल है, ये भी एक नॉर्मल है, तो ये एंगल किसके इक्वल है, 90 डिग्री माइनस आर, और ये किसके इक्वल है 90 डिग्री माइनस आई। तो क्या हम लिख सकते हैं थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस आई, नॉर्मल में से आई माइनस कर दो, 90 डिग्री माइनस आई प्लस ये कितना होगा 90 डिग्री माइनस आर। ये किसके इक्वल होना चाहिए बोलो, 180 डिग्री। ट्राइंगल है, ये और ये तो कट गया, तो आई प्लस आर किसके इक्वल आ गया, थीटा के। यहां डाल दो आई प्लस आर को, क्या डाल दो, थीटा, आएगा 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, होगा ना।
इसका एक दूसरा तरीका भी पॉसिबल था, इसका एक दूसरा तरीका भी पॉसिबल था। वो क्या था पॉसिबल? कि हम जरा इस क्वाड्रिलेटरल को देखें, पी क्यू आर एस। क्या ये क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में, नहीं सॉरी ये नहीं, ये पी क्यू, इसको नाम देते हैं आर, इसको देते हैं एस। क्या पी क्यू आर एस, क्या पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? क्योंकि ये एंगल जो है वो 90 है और ये भी कितना है 90 है। सही है, सही है। यस तो क्या कह सकते हैं थीटा प्लस अल्फा कितना होगा 180। ये 90 पहले से है, नॉर्मल है, ये 90 पहले से है, थीटा प्लस अल्फा कितना होगा 180। सर थीटा प्लस अल्फा होगा 180। एग्रीड? सर हाँ, सर आपने ये डेल्टा नेट की बात से क्या क्या समझाया सर? मेरा नेट चला गया। तो ये क्वेश्चन है कि दो प्लेन मिरर है, इंक्लाइंड एट 30 और यहां पर एक रे गिर रहा है नॉर्मल के साथ 40 पे। फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस। 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ होता है आपको बताना। सबसे पहले आप ये क्या करेंगे, यहां से इसको 40 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे। ये तो आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे इसको जाने दो। अब ये है 40, तो ये कितना है 50 है ना। अब 30 ये हो गया, 50 ये हो गया, 80, तो थर्ड कितना होगा 100 होगा, यही ना। यहां पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉप करेंगे, यहां अगर आप नॉर्मल ड्रॉप करेंगे तो 90 यही निकल गया 100 में से, ये कितना बच जाएगा 10 डिग्री। सही है, ये 40 था तो ये 40 हो गया, ये 40 ये 50 हो गया, ये तो पता चल गया, ये हो गया 110। तो जब यहाँ पे ड्रॉप करेंगे नॉर्मल तो ये क्या होगा 10, ये था ही, ये 10 पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, यहाँ से ये 10 पे ही रिफ्लेक्ट बैक करेगा, जितने पे था उतने पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। ये 10 था, ये 10 पे ही करेगा, तो ये भी 10 हो जाएगा। अब देखो ये 90 था, उसमें से ये 10 निकल गया, ये कितना बच गया 80। ये है 30, 80 प्लस 30 कितना हो गया 110। तो ये टोटल एंगल कितना बच जाएगा, तो बताओ ये टोटल एंगल कितना बच जाएगा 110 70 आएगा। तो यहां अगर तुम यहाँ पे ये जो टोटल आएगा एंगल, ये आएगा 70 आएगा। इसका मतलब है यहां नॉर्मल इस तरह से होगा ना 70, तो ये था, सॉरी ये जो उसको हिट करेगा तो ये एंगल कितना आएगा 70। लेकिन अगर आप यहां पे ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर तो वो आएगा यहां पे, इसका मतलब यही ना। यहां जब ड्रॉप करेंगे नॉर्मल तो ये आएगा यहां पे, कितना पे आएगा ये 20 पे। ये 20 पे आएगा तो ये क्या होगा 20 पे ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। सही है ना। फिर से चेक कर लो, मैं कर रहा हूं तो उसको बाद में खुद से करके जो है देखना। 40 40 50 30, ये हो गया टोटल 100। हाँ ये हो गया 100 डिग्री था, ये था 40, ये हो गया 50, 30 प्लस 50 हो गया 80, 100। तो यहाँ तुम्हें ड्रॉप किया था नॉर्मल, ये टोटल एंगल था 100। यहाँ पे कितना हो गया 10, यहाँ पर कितना हो गया 10,
हमने कैसे किया था? हमने ये किया था, पहले यहाँ 40 लिया, यहाँ 50 आया था। 50 आया था तो 50 प्लस ये कर दिया, ये टोटल एंगल हमको निकल गया था। कितना था ये टोटल एंगल? 100 था। और हमने यहाँ जब ड्रॉप किया था परपेंडिकुलर, ये तो 90 निकल गया, 100 में 19, ये बच गया 10, तो ये 10 पे निकल गया, ये 10 पे निकला, ये हो गया 20, 100 में से हो गया 80, ये हो गया 70, 70 था, जब हम यहाँ से नॉर्मल लेंगे 90, तो 90 राइट साइड आएगा 20, ये 20 पे निकलेगा। अब इसका डेविएशन देखो, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। इसके लिए डेविएशन, पहले मैग्नीट्यूड देखते हैं, 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ 40 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री। दूसरा डेविएशन 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ 10 डिग्री, 160 डिग्री। और थर्ड में 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ 20 डिग्री, यानी 140 डिग्री। यहां पर जो डेविएशन है, पहली बार जो डेविएशन है वो किस डायरेक्शन में है? देखो, पहली बार जो डेविएशन है वो इस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज ऐसे। दूसरी बार जो डेविएशन है, इसको जाना था इस तरह से और चला गया इस तरह से, फिर से नहीं, ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। थर्ड टाइम इसको जाना था इस तरह से, इसको जाना था इस तरह से और चला गया इस तरह से, इसको जाना था इस तरह से और चला गया इस तरह से, तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। सो नेट डेविएशन होगा डेल्टा नेट इज इक्वल टू, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लें, 140 प्लस 160, 140 प्लस 160 minus 100, and that is equal to 180 ना? नहीं, नो 300, 200, 200 डिग्री, 200 एंटी क्लॉकवाइज और 160 डिग्री क्लॉकवाइज। एग्रीड? ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे ट्वीट में आएगा, उसको बना लेना। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। सो हमारे प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है, हम वेक्टर फॉर्म लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक इंसिडेंट डायरेक्शन है, यहां हमने ड्रॉप कर दिया एक परपेंडिकुलर, हमने यहां पे एक ड्रॉप कर दिया है नॉर्मल, और फिर ये इसका रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन है, ये इसका रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन है। हमारा कहना है लेट E1 कैप ए यूनिट वेक्टर along इंसिडेंट डायरेक्शन। मान लेते हैं इंसिडेंट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर दिया हुआ है E1 कैप, और n कैप है यूनिट वेक्टर along reflected along normal। हमको यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, E1 कैप दिया हुआ है और E2 कैप दिया है। क्वेश्चन है, और ये दोनों गिवन है, these two are given, these two are given, then find E2, that is unit vector along रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन। रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। एग्रीड? क्वेश्चन समझ गए? हमको E1 कैप दिया हुआ है, हमको n कैप दिया हुआ है, हमसे कहा गया है E2 कैप निकालिए, हमसे कहा गया है E2 कैप निकालिए इन टर्म्स ऑफ E1 कैप एंड n कैप। एग्रीड? समझ गए क्वेश्चन? Yes, sir. अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं ये एंगल आई है, ये एंगल भी आई है, दोनों का सेम होता है मैग्नीट्यूड। हम क्या करते हैं, इस लाइन को, इंसिडेंट रे के लाइन को हम एक्स्ट्रापोलेट कर देते, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे करके। अब हम क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं P, यहां कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, मिरर पे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, कॉल इट B, और यहां से हम एक लाइन खींचते हैं इस तरह से, इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं C।
तो क्या ट्राइंगल PAB और PCB कॉन्ग्रुएंट है? क्या ट्राइंगल PAB और PCB कॉन्ग्रुएंट है? जरा देखो तो, ये एंगल इक्वल है ना? ये साइड जो है सेम है, ये हाइट सेम होगा, ये लेंथ सेम होगा, सब कुछ सेम। अब क्या करना है? अब हमको फाइंड करना है। हम पहला चीज लिख रहे हैं, PA वेक्टर को क्या हम लिख सकते हैं? PC वेक्टर प्लस CA वेक्टर। देखो तो क्या ये सही है? क्या हम P से C जाएं, फिर C से A जाएं? क्या हम P से C जाएं, P से C और फिर C से A जाएं, तो क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट P से A ही है, स्टार्टिंग पॉइंट P ही है और एंड पॉइंट A ही है। ये तो इंटरमीडिएट पॉइंट है ना, सही है ना? अच्छा, PA वेक्टर को हम किसी वेक्टर को क्या लिखते हैं? उसका लेंथ इनटू उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। किसी वेक्टर को हम लिख सकते हैं, तो PA वेक्टर को लिख सकते हैं, हम PA वेक्टर को लिख सकते हैं PA टाइम्स ऑफ E2 कैप। PC वेक्टर को लिख सकते हैं PC टाइम्स ऑफ E1 कैप। देखो तो, PC के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? E1 कैप, और PA के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या था? E2 कैप। प्लस CA को लिख सकते हैं, CA को लिख सकते हैं, क्या हम CA को 2 टाइम्स ऑफ AB लिख सकते हैं? BA। क्या हम C से A तक के लेंथ को AB प्लस BC, और दोनों इक्वल है तो 2 टाइम्स ऑफ AB या 2 टाइम्स ऑफ BC लिख सकते हैं, इनटू ये हो गया लेंथ, और इस डायरेक्शन में CA वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना है? n कैप। एग्रीड? अब जरा देखो, PA और PC इक्वल है, हम ये जानते हैं कि PA और PC इक्वल है। हम दोनों साइड PA से डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा E2 कैप इज इक्वल टू, जब यहां PA से डिवाइड करेंगे P और PC इक्वल है, कट जाएगा, आ जाएगा E1 कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ BA बाय PA टाइम्स ऑफ n कैप आएगा। हम दोनों साइड PA से डिवाइड कर दिए, तो ये PA तो चला गया है, ये PA और PC सेम है, कट गया, ये हो गया BA बाय PA। अब जरा देखो, ये एंगल जो है I, ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, ये I है, पैरेलल है, ये भी होगा I। हम लिख रहे हैं, समझना है इसको, E1 कैप डॉट n कैप, E1 कैप डॉट n कैप, हम इन दोनों का डॉट, इन दो वेक्टर का हम इंसिडेंट रे के और नॉर्मल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, उसका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, दोनों यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 कॉस कितना? व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर E1 कैप एंड n कैप? E1 कैप और n कैप जो वेक्टर है उनके बीच में एंगल कितना है? I है कि 180 माइनस I है? किसके बीच में? E1 कैप और n कैप। देखो, E1 कैप यहां खत्म हो रहा है, E1 कैप यहां खत्म हो रहा है और n कैप यहां से शुरू हो रहा है, तो इस पोजीशन में हम वेक्टर का एंगल नहीं निकाल पाते हैं। एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले हम दोनों के टेल्स को मिलाते हैं, पता है ना? दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम करो। कैसे करोगे? इस वेक्टर को खींचो और यहां ले आओ। अब देखो, n कैप भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है और E1 कैप भी यहीं स्टार्ट हो रहा है। अब इस पोजीशन में जब लाओगे तो इनके बीच में दो एंगल बनेगा, एक ये और एक बड़ा 180 से बड़ा, इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर, बोलते हैं ना? कितना बनेगा बोलो? 180 माइनस I। याद रखना, कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल जब निकालते हैं तो पहले दोनों को इस तरह से प्लेस करते हैं कि दोनों का, समझ लो यहां पर n कैप तो इस तरह से है ही, n कैप तो इस तरह से है ही, E1 कैप को खींचो,
E1 कैप को खींचो और यहां ले आओ। अब देखो, अब दोनों का टेल से टेल कोइंसाइड हो रहा है, अब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है। इस पोजीशन में ही तुम एंगल निकाल सकते हो, इसको बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर। चूंकि ये एंगल आई था, दोनों बीच में एंगल कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस आई होगा, तो यहां पर आएगा 180 डिग्री माइनस आई। अब तुम जानते हो cos 180 डिग्री माइनस आई होता है माइनस cos आई, होता है ना। तुम देख सकते हो ये हमेशा नेगेटिव आएगा, आना भी चाहिए। ये वेक्टर और ये वेक्टर का जब भी तुम डॉट प्रोडक्ट लोगे नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये एंगल हमेशा 90 या उससे कम होगा, आई की वैल्यू हमेशा 90 या उससे कम होगी, इसीलिए 180 माइनस आई की वैल्यू 90 से ज्यादा होगी। और चूंकि ये ज्यादा होगी, हमेशा ये टोटल एंगल क्या होगा, हमेशा 90 से ज्यादा होगा, इसलिए ये हमेशा नेगेटिव आएगा। आएगा ना? एग्रीड? यस सर। चलो, यहां से आ गया cos i इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ E1 कैप डॉट एन कैप। आ गया cos i इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1 कैप डॉट एन कैप। बट cos i है कितना बताओ? इन ट्राइंगल APB, इन ट्राइंगल APB व्हाट इज cos i? क्या हम इस रेशियो को लिख सकते हैं cos i? क्या हम BA बाय PA को cos i लिख सकते हैं? इस ट्राइंगल APB में, इस ट्राइंगल APB में क्या cos i होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज BA बाय PA? होगा जी, होगा ना। और हम यहां cos i को डाल रहे हैं कितना, माइनस E1 कैप डॉट एन कैप। तो तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला निकलेगा E2 कैप इज इक्वल टू E1 कैप माइनस 2 टाइम्स ऑफ E1 कैप डॉट एन कैप होल टाइम्स ऑफ एन कैप। होगा? यस सर। E1 कैप यहां, अच्छा यहां देखो E2 कैप इज इक्वल टू कितना है, E1 कैप माइनस दिस। तुमको लग रहा है ये माइनस है, ये माइनस है नहीं, आएगा नहीं। ये पूरा ब्रैकेट जो दिख रहा है ना वो माइनस में आएगा, ये डॉट प्रोडक्ट माइनस में आएगा और एक माइनस बाहर में, तो हमेशा प्लस हो जाता है। क्या वो अलग चीज है। तुम ये समझ लो इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा। तुमको किसी क्वेश्चन में E1 कैप दिया हुआ होगा, E2 कैप तुमको निकालना होगा, एन कैप दिया हुआ होगा। ठीक, कैसे दिया होगा बता रहे हैं। इस फॉर्मूले को याद रखोगे, इस फॉर्मूले को याद रखोगे। अगर E1 कैप E2 कैप, अगर हमको E1 कैप और एन कैप दिया है तो E2 कैप निकल जाएगा। अगर E1 कैप और एन कैप दिया है तो E2 कैप निकल जाएगा। ठीक, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सपोज आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछे, क्योंकि 3 डायमेंशन में पूछ सकते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह से। क्या पूछा गया है जी? क्वेश्चन पूछा गया है E1 कैप की वैल्यू दी हुई है, सर उस साइड का विजिबल नहीं है। यहां विजिबल नहीं है। ठीक है, तुम पहले इसको लिख लो, उसके बाद मैं इस पे क्वेश्चन लेता हूं। एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे न्यूमेरिकल, ताकि हम समझ सकें कैसे इसको अप्लाई। मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट डायरेक्शन इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बाय रूट 3 एंड यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल इज माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 5। सही है ना? ठीक, तुमसे क्वेश्चन पूछा गया यूनिट वेक्टर इन द इंसिडेंट डायरेक्शन इज दिस एंड यूनिट वेक्टर इन द रिफ्लेक्टेड अलोंग द नॉर्मल इज दिस। आपसे पूछा गया है फाइंड E2 कैप, E2 कैप इज इक्वल टू व्हाट? तो क्या लिखोगे तुम?
पहले E2 कैप का फॉर्मूला लिखोगे, E1 कैप माइनस 2 टाइम्स ऑफ E1 कैप डॉट n कैप टाइम्स ऑफ n कैप। तो यहां देखो, यहां तुमको क्या मिल रहा है, E2 इज इक्वल टू, E2 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 एंड n। याद रखना, जब भी कोई वेक्टर A को तुम लिख सकते हो B टाइम्स ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B प्लस गामा टाइम्स ऑफ वेक्टर C, जहां लैम्डा और गामा क्या है, स्केलर है। जब भी तुम वेक्टर A को लिख सकते हो लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B प्लस सम कांस्टेंट गामा टाइम्स ऑफ वेक्टर C। इसका मतलब A, B और C तीनों कोप्लेनर है, समझ रहे हो कि नहीं, एक ही प्लेन में है। तो यहां पे तुम क्या लिख पा रहे हो, E2 कैप को तुम लिख पा रहे हो E1 कैप और n कैप के लीनियर कॉम्बिनेशन में। यहां पे स्केलर 1 है और यहां एक स्केलर नंबर है, इसीलिए प्रूव करता है कि ये तीनों कोप्लेनर है। खैर जो भी है, तुम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, लिख लिया। अब फॉर्मूला को यूज करने से पहले एक काम करो यहां पे कि तुम E1 कैप डॉट n कैप निकाल लो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो यहां √3, यहां √5 हो जाएगा √15, यहां √3, यहां √5 हो जाएगा √15। अब आ जाओ डॉट प्रोडक्ट में, x1 x2, सो 1 इंटू -2 प्लस y1 y2 1 इंटू 1 प्लस z1 z2 कितना आ जाएगा बताओ, -1 इंटू 0। एग्रीड। देखो x1 x2 इसका कोफिशिएंट 1, इसका -2, y1 y2 1 1, इसका -1, इसका 0। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, -2, ये -1 बाय √15 होगा ना, एग्रीड। Yes, sir. अब यहां डाल दो, E1 कैप दिया हुआ है I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप बाय √3 माइनस इसका डबल 2 टाइम्स ऑफ दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ -1 बाय √15 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट इंटू n कैप -2 I कैप प्लस J कैप बाय √5। तो कितना हो जाएगा बताओ, that will become equal to I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप बाय √3 माइनस प्लस 2 बाय √75, 2 बाय √75 ना, टाइम्स ऑफ -2 I कैप प्लस J कैप। और ये कितना है बताओ, हाउ टू गेट दिस, हाउ टू गेट दिस, सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट। इसको तुम लिख सकते हो कितना, 5√3, ये 25 इंटू 3, तो इसको क्या लिख सकते हो 5√3। तो कितना है बताओ, 1 बाय √3 कॉमन ले लो या 1 बाय 5√3 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा 5 I कैप प्लस 5 J कैप माइनस 5 K कैप -4, 2 इंटू -2 -4 I कैप प्लस 2 J कैप, and that will become equal to 1 by 5√3 5 I कैप माइनस 4 I कैप 5 J कैप प्लस 2 J कैप 7 J कैप माइनस 5 K कैप। होगा ना। क्या ये यूनिट वेक्टर है पहले सो बताओ, व्हाट इज √1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और 1 प्लस 49 50 50 प्लस 25 75 75 बाय 75 1 ना। क्या ये यूनिट वेक्टर है, क्या इसका मैग्नीट्यूड, क्या दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट 5√3 है, यस सर, है ना। तो ये आएगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, ये आएगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ऐसा क्वेश्चन तुमको अगर दिया जाता है तुम बना सकते हो। हालांकि इसके और भी मेथड्स हैं, जरूरी नहीं कि तुमको यही चीज से बनाना है, वो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूं, ठीक है।
अब मुझे ये बताओ, कि हमने यहां पर एक चीज लिखा था, E2 कैप माइनस E1 कैप, जो हमने लास्ट डिराइव किया था, आया था 2 टाइम्स ऑफ PA PB बाय, नहीं यहां था PA, यहां था BA बाय PA, यही था ना। यहां से तुम क्या पा रहे हो, क्या हम कह सकते हैं E2 कैप माइनस E1 कैप, क्या हम कह सकते हैं कि E2 कैप माइनस E1 कैप इज पैरेलल टू N कैप? ये तो एक नंबर है ना, क्या ये वेक्टर पैरेलल टू N कैप है? सही है।